नमस्कार। आज अपने 12th हिस्ट्री के दूसरे अध्याय भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ उसी के एक अध्ययन बिंदु गुप्त साम्राज्य की स्थापना, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य एवं विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले बात आएगी गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। तो शुरुआत करते हैं इस अध्ययन बिंदु की गुप्त साम्राज्य की स्थापना। तो इस टॉपिक में मेन जो बात है वो ये है, सुनेंगे इसमें कि गुप्त साम्राज्य वो अपने आप में भारत का प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। सबसे पहली बात तो यही इसकी इम्पोर्टेंट है। यहाँ अपने इसको लिख देते हैं, स्वर्णिम युग है ये, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल ये माना जाता है। इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो लगभग 240 ईस्वी से लेकर और 550 ईस्वी तक इसकी एक प्रकार से इसकी टाइमिंग वो निर्धारित की गई है इतिहासकारों द्वारा। अब खास बात ये है कि गुप्त शुरुआत में वो अपने आप में स्वतंत्र शासक के तौर पे नहीं थे। ये पहले किन्हीं जैसे शक शासक जो थे या उसके अलावा अन्य कुषाण शासक जो थे उनके एक प्रकार से ये सामंत के तौर पे या उनके एक क्या है कि जमींदार के तौर पे ये उनमें शासन करते रहे हैं शुरुआत में। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति था श्री गुप्त। लगभग 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है और वो इस गुप्त वंश का प्रारंभिक शासक या अपने आप में यूँ मान लो कि ये आदि पुरुष एक प्रकार से इस गुप्त वंश का रहा है। अब खास बात यह है कि इस शासक के बारे में जानकारी इतिहास में बहुत कम मिलती है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। उस प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख है, पूना यानी जो आज वर्तमान में महाराष्ट्र में है। तो उस ताम्रपत्र अभिलेख में उस श्रीगुप्त को आदिराज की उपाधि वो दी गई है, यानी आदिराज के नाम से उसको पुकारा गया है। इससे पता चलता है कि गुप्त वंश के प्रारंभिक पुरुषों की यदि बात करें, प्रारंभिक राजाओं की यदि बात करें तो उसमें श्रीगुप्त प्रथम स्थान पे वो माना जाता है। उसके अलावा याद रखने वाली बात यह है कि उसने अपने आप में महाराज की उपाधि धारण की थी। तो ये भी एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। और याद रखने वाली बात यह है कि वो अपने आप में एक स्वतंत्र शासक नहीं था, क्योंकि वो एक सामंत के तौर पे कुषाण राजाओं के सामंतों की यदि बात करें तो उन सामंतों के तौर पे वो अपने आप में इस वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन अपने आप में वो स्वतंत्र शासक के तौर पे काम नहीं कर रहा था। तो ये इसके बारे में इतनी सी जानकारी इतिहास में मिलती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद करेंगे इसको। उसके बाद में उसी का उत्तराधिकारी यानी उसका पुत्र आता है, जिसका नाम है घटोत्कच। 280 से 319 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। 280 ईस्वी से 319 ईस्वी घटोत्कच जो कि श्रीगुप्त का ही उत्तराधिकारी यानी उसी का पुत्र था, जो आगे चलकर शासक बनता है। इतिहास में इसके बारे में कोई अन्य जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण शासक आता है उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। हकीकत में यदि देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य का वे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे कहा गया। दो तरीके के प्रश्न आएंगे यहाँ पर यदि एक कंपटीशन के लिहाज से देखें तो। एक तो सीधा प्रश्न है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है। यदि ऑप्शन में के आधार पर देखें तो अपने श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम दोनों मिलते हैं तो उत्तर ए आएगा, श्रीगुप्त इसका उत्तर हो जाएगा। और यदि वो वास्तविक संस्थापक की बात पूछ रहा है तो उसमें ऑप्शन ये ना आकर कोई 2-3 ऑप्शन और देंगे और एक ऑप्शन ये दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे उत्तर उसका क्या होगा जी, चंद्रगुप्त प्रथम इसका उत्तर हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक ये माना जाता है। इसने अपने समय की लिच्छवी कुल, उस समय यूपी बिहार के आसपास में एक राजवंश था, लिच्छवी राजवंश। उस लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी यानी कन्या कुमार देवी जो थी, उस कुमार देवी से इसने विवाह किया
और इस कुमार देवी से विवाह करने पर उस समय चूंकि लिच्छवी कुल के जो शासक या जो इसके जो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी यहाँ पे लिच्छवी कुल में, तो यहाँ के शासक जो है वो अपने आप में उस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से या राजाओं में से गिने जाते थे, सम्राटों में गिने जाते थे। और उस कुल की कन्या कुमार देवी से इसका विवाह हुआ तो चंद्रगुप्त प्रथम की प्रतिष्ठा जो है पूरे भारतवर्ष में जो है एक प्रकार से उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इस वजह से उसका महत्व भी बढ़ गया। तो उसने जो है बाद में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और एक स्वतंत्र शासक के तौर पे इस गुप्त वंश को आगे बढ़ाया। इसी लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी के साथ उसके कुछ स्वर्ण सिक्के भी जो है, स्वर्ण मुद्राएं भी जो है प्राप्त होती हैं, जिन्हें चंद्रगुप्त कुमार देवी शैली के स्वर्ण जो है सिक्के के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त कुमार देवी शैली की स्वर्ण मुद्राएं या स्वर्ण सिक्के जो है वो इसी लिच्छवी कुल की कुमार देवी से विवाह करने के उपरांत उसने जो है जारी किए थे। और इससे ये बात स्पष्ट भी हो जाती है इनके सिक्कों को देखते हुए कि वास्तव में लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से उसका विवाह हुआ था। उसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस चंद्रगुप्त प्रथम की ये है कि उसने 319-320 ईस्वी में एक संवत की शुरुआत की, एक काल पीरियड जिसको अपने बोलते हैं उसकी शुरुआत की, जिसका नाम था गुप्त संवत। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस चंद्रगुप्त प्रथम को लेकर कि 319 ईस्वी में, कुछ पुस्तकों में 320 भी जो है आंसर मिलता है, लेकिन हकीकत में जिस समय वो शासक बनता है 319 ईस्वी में, उसी दौरान जो है 319 ईस्वी में उसने गुप्त संवत की शुरुआत की। और खास बात यह है कि ये गुप्त संवत गुजरात में चलने वाले वल्लभी राजवंश के संवत, जिसको वल्लभी संवत कहा जाता है, उसके समय में ही ये संवत शुरू हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात का वल्लभी संवत और पूरे भारतवर्ष का गुप्त संवत एक ही समय में 319 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये इतिहास में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 12th हिस्ट्री के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से भी। तो दोनों जो है संवतों का काल जो है एक ही माना जाता है। एक और ख़ास बात, भारत का जो राष्ट्रीय संवत यानी राष्ट्रीय शाखा जो है वो क्या माना जाता है? शक संवत माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो भारत के राष्ट्रीय संवत शक संवत, जिसकी शुरुआत कनिष्क, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी, उस संवत और गुप्त संवत के बीच में 240 वर्षों का अंतर माना जाता है। ये जो है आप इसको माइनस करके भी देख सकते हैं, तो 240 वर्ष का अंतर जो है अपने आप में निकल कर सामने आता है। 240 वर्षों का अंतर शक संवत जो कि 78 ईस्वी में शुरू हुआ है और गुप्त संवत जो कि 319-320 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है 240 वर्षों का माना जाता है। गुप्त संवत शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय संवत माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसी को अंडरलाइन करते हुए इसको याद भी कर सकते हैं। उसके अलावा बात आती है समुद्रगुप्त की, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी माना जाता है। कनिष्ठ पुत्र था ये, यानी जो है दो पुत्र उसके माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के, एक काच और दूसरा समुद्रगुप्त। अपने बड़े भाई जो काच है उससे ये एक प्रकार से उत्तराधिकारी संघर्ष करते हुए जो है ये शासक बना था समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था ये और सम्राट बनने के लिए इसने अपने भाई काच से संघर्ष किया था। ये एक उत्तराधिकार संघर्ष था जो अपने भाई के साथ इसने किया और उसमें सफलता प्राप्त करते हुए समुद्रगुप्त अपने आप में गुप्त वंश का सम्राट बनता है। और इस गुप्त साम्राज्य के प्रारंभिक शासकों की यदि बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है शासक आता है वो समुद्रगुप्त ही है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने वो कार्य किए जो आज तक या इससे पहले जितने भी जो भारतीय राजवंश आए हैं, जिसमें मौर्य वंश है, शुंग वंश है, उसके अलावा जो है शक वंश है, उसके अलावा कुषाण वंश हैं, इन सब में सबसे बड़ा साम्राज्य यदि कहीं था तो वो समुद्रगुप्त के समय में था। और उसके अलावा इसी का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके शासनकाल में भी जो है गुप्त साम्राज्य बहुत एक प्रकार से आगे बढ़ता है, तरक्की के रास्ते पे चलता है। उस समय भारत वास्तव में सोने की चिड़िया था, यानी वास्तव में जो है भारत का ये स्वर्णकाल कहलाता है।
इसी वजह से। तो उसमें जो है 2 शासकों का महत्वपूर्ण योगदान है, एक समुद्रगुप्त और एक इसी का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उसकी बात अपने बाद में करेंगे। सबसे पहले बात आती है समुद्रगुप्त की। 335 ईस्वी में शासक बनता है, 375 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र, सम्राट बनने के लिए अपने बड़े भाई काच से इसने संघर्ष किया और सफलता प्राप्त करने के बाद में ये 335 ईस्वी में शासक बन पाया, सम्राट बन पाया। उसके बाद में बात आती है इतिहास में इसकी कुछ एक उपाधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि शासकों की उपाधि से ही उसकी प्रतिष्ठा और उसका महत्व जो है वो माना जाता था उस समय। इसलिए उसकी उपाधियों की यदि बात करें तो उसे धर्म प्राचीर बंध के नाम से जो है एक उपाधि जो है उसको दी गई है, या उसने अपने आप को ये उपाधि दी है, धर्म प्राचीर बंध। इसका मतलब होता है कि परंपरागत धर्म की जो मर्यादा है उस मर्यादा को स्थापित करने वाला जो है ये माना गया है। धर्म प्राचीर बंध का मतलब है परंपरागत धर्म, यानी जो पौराणिक या जो सनातन धर्म जो चल रहा है उसी सनातन धर्म या उसी परंपरागत धर्म की दीवारों को, प्राचीर का मतलब दीवार से है, यानी उसकी जो एक प्रकार से मर्यादाओं से है, उसके नियमों से है, तो उन नियमों को बांधने वाला, उनको दोबारा स्थापित करने वाला इसको जो है माना गया है। उसके बाद में इसने एक अन्य उपाधि धारण की है जिसका नाम है चिरोत्सन अश्वमोहर्ता। चिरोत्सन अश्वमोहर्ता, ये इसकी एक अन्य उपाधि है। इसका अर्थ होता है यज्ञ में भूले जा चुके कर्मों को उसमें फिर से शामिल करने का प्रयास करना, अर्थात यज्ञ में जो कर्म भूले जा चुके हैं उनको दोबारा यज्ञ में शामिल करना और फिर से जो है एक प्रकार से उसको यज्ञ को सफल बनाने के लिए जो कार्य भूल चुके हैं उनको दोबारा जो है एक प्रकार से याद करके उनको दोबारा उस यज्ञ में शामिल करना, ये इस चिरोत्सन अश्वमोहर्ता की एक प्रकार से का अर्थ है। और इसी की उपाधि जो है समुद्रगुप्त को प्राप्त हुई थी। एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं विसेंट स्मिथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है शब्द है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त ही वो शासक है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विसेंट स्मिथ एक अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने जो है एक प्रकार से इसकी समुद्रगुप्त की नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का शासक था, उस फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट से इसकी तुलना की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो उत्तर आएगा समुद्रगुप्त को। एक और अन्य जो है इसकी उपाधि है वो ये है कि इसे 100 युद्धों का विजेता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसकी 4-5 कुछ एक उपाधियां हैं, धर्म प्राचीर बंध, चिरोत्सन अश्वमोहर्ता, भारत का नेपोलियन, 100 युद्धों का विजेता। तो ये इसकी कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो है उपाधियां हैं जो पेपर में खास तौर पे पूछी जाती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो उपाधि है वो ये है भारत का नेपोलियन। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको याद करना। उसके अलावा जो बात आती है वो ये है कि समुद्रगुप्त ने सामंत प्रणाली को जन्म दिया है। सामंत प्रणाली मतलब अपने राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर शासन करना, और उनमें जो है अपने आप में ये मान लो कि जो शासक इसने जीते, यानी जिन शासकों का राज्य इसने जीता, उन्हीं को ये वापस राज्य लौटाकर और उन्हीं के माध्यम से शासन करवाता है। ठीक है, और इस तरीके से अपने अधीन शासकों के की जो अच्छी योजनाएं हैं उनको भी अपने राज्य में लागू कर पाया। और इसी तरीके से समुद्रगुप्त जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है गुप्त वंश का। इसने सामंत प्रणाली को जो है एक प्रकार से भारत में लागू किया था। पेपर में इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कंपटीशन के लिहाज से भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक जो 12th पर हिस्ट्री के अंदर जो है काफ़ी बार ये प्रश्न उठता है और काफ़ी बार ये प्रश्न जो है पेपर में आया भी है, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। तो प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद लेख या इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस पूरे लेसन की यदि बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो एक प्रकार से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो इसी प्रयाग प्रशस्ति पे पूछा जाता है। क्या है ये प्रयाग प्रशस्ति? तो प्रशस्ति का मतलब लेख, सीधी सी बात ये है, और प्रयाग यानी इलाहाबाद के आसपास जिसको आज प्रयागराज के नाम से अपने जानते हैं, उसी क्षेत्र में जो है ये एक प्रकार से स्थापित की गई थी या लिखा गया था इसको। तो उसके बारे में जो है यहाँ पे चर्चा है। तो लिखा है कि पाषाण पर खुदी हुई समुद्रगुप्त की ये एक आत्मकथा है।
यानी सीधी सी बात है, पाषाण और पत्थर की एक बड़ी सी जो है एक लगभग जो है ये 35 फीट के आसपास का एक सीधा स्तंभ, एक पत्थर है, और उसके ऊपर जो है ये प्रयाग प्रशस्ति की जो है वो रचना की गई है। ठीक है, उसको उकेरा गया है, पत्थर की खुदाई कर करके जो है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में कुछ बातें जो है वो लिखी गई हैं। समुद्रगुप्त की ये आत्मकथा मानी जाती है। बादशाह अकबर जो कि मुगल वंश का जो है शासक माना जाता है, बादशाह अकबर ने कौशाम्बी जो कि इसी प्रयाग का ही एक हिस्सा, एक यानी एक जगह है, प्राचीन नाम उसका कौशाम्बी था, और इस कौशाम्बी से जो है हटाकर इस प्रयाग प्रशस्ति को और इलाहाबाद में अपने किले में उसने स्थापित कर दिया था। अकबर का किला है इलाहाबाद में बना हुआ, तो अकबर ने अपने किले में जो है इस कौशाम्बी से हटाकर इस प्रयाग प्रशस्ति को, इस 35 फुट की वो जो प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों और उनकी जो है उपलब्धियों का वर्णन दिया गया है, वहाँ से उसने हटाकर और अपने किले में इलाहाबाद में इसको स्थापित कर लिया था। उसके बाद में इसका नाम इलाहाबाद लेख भी जो है वो इतिहासकारों ने रखा है। फिर बात आती है कि समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख जो है या उसकी उपलब्धियों का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि इसमें एक तो जो है इसकी भाषा जो है वो संस्कृत मानी गई है, यानी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। अब ब्राह्मी लिपि क्या होती है, इसका समझने की बात है। तो जो है लिपियां, खासतौर पे 3 लिपियां जो है भारत में प्राचीन, यानी यदि अपने पाषाण लेखों की यदि बात करें तो उसमें मिलती हैं, प्रशस्तियों की यदि बात करें तो उसमें मिलती हैं। एक है ब्राह्मी लिपि जो कि बाएं से दाएं, जिस तरीके से अपने हिंदी एक प्रकार से देवनागरी लिपि को लिखते हैं, सेम उसी तरीके से बाएं से दाएं, दूसरी लाइन में फिर बाएं से दाएं जो है इसको लिखा जाता था। एक है खरोष्ठी लिपि जो कि दाएं से बाएं की तरफ चलती थी, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जो है एक प्रकार से चलती और इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती। इसी तरीके से अन्य जो है कुछ विदेशी बुस्ट्रोफेदन एक लिपि है जो कि अपने सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें मिलती है। उस तरीके की लिपियां जो है दाएं से बाएं, पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं, तीसरी पंक्ति में बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, यूं इस तरीके से लेफ्ट राइट जो है वो चलती रही ऊपर से नीचे की तरफ। तो उस प्रकार की जो है लिपियां भी भारत में जो है कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलती है। उसके अलावा जो है विदेशी जो अशोक के जो है स्तंभ हैं या उसके जो लेख हैं, उन लेखों में भी जो है एक प्रकार से उस प्रकार की लिपियां देखने को मिलती हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि प्रयाग प्रशस्ति की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, अर्थात बाएं से दाएं, जिस तरीके से अपने देवनागरी, हिंदी और संस्कृत भाषा जैसे लिखी जाती हैं, संस्कृत भाषा और उसके साथ साथ देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं की तरफ जो है एक प्रकार से ये आगे बढ़ती है। एक अन्य बात, हिंदी जो है साहित्य की बात यदि अपने करें तो उसमें जो है एक शैली है चंपू शैली। उस चंपू शैली में जो है इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया है। अब ये चंपू शैली है क्या चीज़, तो ये याद रखेंगे, गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण जो है वो चंपू शैली कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रयाग प्रशस्ति को जो लिखा गया है वो चंपू शैली में लिखा गया है। इसमें गद्य अर्थात एक लेख टाइप जिसको अपने बोलते थ्योरी टाइप, इसको लिखने का प्रयास किया गया, और पद्य यानी इसको पोइम के आधार पर भी जो है इसको लिखा गया। तो दोनों तरीकों से इसको लिखने का प्रयास किया गया है, इसलिए इसको चंपू शैली की जो है एक प्रकार से प्रशस्ति भी जो है माना गया है। अब बात आती है इस हरिसेन नामक इस दरबारी कवि की। याद रखने योग्य बात यह है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार यदि कोई पूछा जाए, यानी इसको लिखने वाला कोई व्यक्ति कौन था, तो वो ये हरिसेन नामक व्यक्ति ही था, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार इसे माना जाता है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की तुलना, यानी इस प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो उसमें बहुत सारी इसके जो बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में कुछ उपलब्धियां और उसकी जो है कुछ खास बातों का वर्णन यहाँ पर जो है इस प्रयाग प्रशस्ति में दिया गया है। तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त की तुलना पौराणिक संगीतज्ञ देवता हैं नारद और तुम्बरू, तो नारद और तुम्बरू से जो है एक प्रकार से समुद्रगुप्त की तुलना की है। और ये कहा गया है कि नारद और तुम्बरू को भी जो है एक प्रकार से लज्जित करता है समुद्रगुप्त जब वीणा बजाता है, क्योंकि उसको बहुत सारे सिक्कों पे जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को।
मतलब संगीत का बड़ा प्रिय जो है उसको माना जाता था, संगीत को वो मानता था अपने आप में, इसलिए उसने नारद और तुम्बरु को भी लज्जित किया है। ऐसा इस प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने, एक प्रकार से इस रचनाकार है इस प्रयाग प्रशस्ति का, उसने इसमें जो है इसको सिद्ध करने का प्रयास किया है। लक्ष्मी और सरस्वती ये दो पौराणिक जो है देवियां यानी अपने मानी गई हैं। तो लक्ष्मी और सरस्वती के विरोध को मिटाने वाला इसको बताया गया है। बहुत बार ये माना गया है लक्ष्मी और सरस्वती को जो है अलग अलग जो है देवियां के तौर पे जो है माना गया है, लेकिन कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का एक प्रकार से जो विरोध है उसको मिटा दिया है। मतलब ये जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, ये एक प्रकार से माना जाता था पहले, या अब भी कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं। तो उसने जो है लक्ष्मी और सरस्वती को एक साथ जो है स्थापित किया है। मतलब लक्ष्मी का मतलब धन दौलत वैभव और सरस्वती मतलब ज्ञान, दोनों जो है एक प्रकार से समुद्रगुप्त में कूट कूट कर भरी हुई थी, ये अपने बोल सकते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती के विरोध को उसे मिटाने वाला जो है एक प्रकार से बोला गया है समुद्रगुप्त को इस प्रयाग प्रशस्ति में, उसकी प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि जो है हरिसेन ने इस प्रयाग प्रशस्ति में देने का प्रयास किया है। कविराज मतलब कवियों में राजा के समान, ये इसकी जो है एक प्रकार से इसका अर्थ बनता है। कवियों में राजा के समान उपाधि देने का, कविराज की उपाधि देने का प्रयास प्रयाग प्रशस्ति में उसने किया है। तो इस तरीके से ये टोटल जो है समुद्रगुप्त के बारे में जो है जानकारी देने की एक महत्वपूर्ण जो है बात है। प्रयाग प्रशस्ति पर जो है टिप्पणी पेपर में बहुतों बार प्रश्न पूछा जाता है, इसकी शैली पर, इसकी लिपि पर, इसकी भाषा पर, इसके दरबारी कवि हरिसेन पर, और समुद्रगुप्त की क्या क्या जो है उपाधियाँ और क्या क्या उपलब्धियाँ जो हैं वो सारी की सारी जो है प्रकार से इस प्रयाग प्रशस्ति में हमें देखने को मिलती हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये उसके बाद में जो समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की यदि बात करें तो उसमें आर्थिक स्थिति, उसकी कला, इतिहास, कला, साहित्य और उसके विज्ञान की यदि बात करें तो वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो आज के लिए एक बार का से इतना ही। अब इसके कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं वो फटाफट मैं रिपीट कर देता हूँ, तो आप इन क्वेश्चनों को जो है इस तरीके से याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी हाँ, तो अध्ययन बिंदु अपने गुप्त साम्राज्य की स्थापना 12th हिस्ट्री के अंदर, और इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। वीडियो में बता चुका हूँ, आप इसको जो है याद करने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न है गुप्त संवत पर टिप्पणी करनी है आपको। गुप्त संवत कब चलाया गया, किसने चलाया, क्या कुछ इसकी खास बातें हैं, तो इस वीडियो में हमें मिलेगी ये बात। आप इस प्रश्न को जो है याद करें। उसके बाद में बात आती है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, और यहाँ पर एक प्रश्न और भी जोड़ सकते हैं कि किसने उसे यह उपाधि दी थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, आगे अपने इस प्रश्न को आगे भी बढ़ा सकते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और किसने भारत का नेपोलियन उस व्यक्ति को कहा था। उस व्यक्ति का भी नाम बताना है जिसने इसको भारत का नेपोलियन कहा गया है, किस शासक को कहा गया वो भी बताना है आपको। उसके बाद में है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, ये बताना है आपको। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है 12th हिस्ट्री में जो है कई बार जो है ये पूछा जा चुका है। उसके बाद में बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो यही है, अपने चर्चा काफ़ी कर चुके हैं इस पर। प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखनी है, पूरी की पूरी जो है जैसा ब्यौरा अपने इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, तो आप उसको जो है लिखें, उसको याद करें। पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इन 5 प्रश्नों में यदि बात करें तो यही प्रयाग प्रशस्ति पर वाला ही बनता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।